करानी है। इसके अलावा फिर बाकी अभी क्योंकि सारा सिलेबस इतने लेक्चर्स में तो है कवर होता नहीं है। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको कर दिया रिस्ट्रिक्ट सिलेबस को। तो फिर भी कुछ पोर्शन जो है वो रहता है। 1-2 टॉपिक्स हैं बस। तो वो मैं सोच रही थी कि उसको किस तरह से कवर किया जाए। यानी वो यूनिट एग्ज़ाम में इंक्लूडेड होगा वो पार्ट। अभी ये लेक्चर हो जाए ना एंड उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। Okay, ma'am. Okay, last lecture was about determinants of health. अब लेक्चर तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ और मैं भूल भी गई हूँ ये बात कि मैंने शेयर नहीं किया। तो जो आपने अटेंड किया था सेशन वो उतना क्लियर हो गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ओके, ये स्लाइड हमने कवर की थी? नो मैम नहीं की थी, ये नहीं की थी, इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं की थी। इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं किया था। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट जीएनपी। चलिए खैर कर लेते हैं इसको, रिकैप कर लेते हैं, नो इशू। ओके, तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। उसमें हमने बहुत सारी डायमेंशंस कवर की थी और बहुत सारी डायमेंशंस ऐसी भी थी कि जो आप बाकी डिफरेंट और कोर्सेज में कवर कर चुके हैं। सिर्फ ये था कि एक लेक्चर में हम उसे कंपाइल कर रहे थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जो आपकी हेल्थ डिटरमिन कर सकते हैं पॉसिबली। इकोनॉमिक स्टेटस से चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप इसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं एज पर योर मनी मैटर। अब इस चीज का लिंक तो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स में मिलता है और ये मैंने लास्ट टाइम भी बात डिस्कस की थी कि ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस इज रिलेटेड टू, यस इट इज रिलेटेड टू हेल्थ और ये डायरेक्टली ये रिलेशन है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये डायरेक्ट एक लिंक डेवलप होता है। इसमें हमने ये कहा था जी कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो जितना आपके पास पैसा होता है आप उतनी एजुकेशन बेहतर ले सकते हैं। यू विल हैव बेटर अवेयरनेस। ठीक है, हम एक ये पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो एक फैक्टर आ सकता है वो ये आ सकता है जी कि अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप हेल्थ सर्विसेज अच्छी एक्सेस कर सकते हैं। ये दो फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है ये रिलेट करता है टूवर्ड्स बेटर हेल्थ। और ये हम किसी इंडिविजुअल की या फैमिली की बात नहीं कर रहे, ये हम ओवरऑल कंट्रीज के लेवल पे भी हम कह सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जीएनपी, हम जीएनपी देख के भी ये बात करते हैं समटाइम्स कि वो कंट्री जो है वो कितना स्पेंड कर रही होगी हेल्थ पे और जितना उसका एक्सपेंडिचर होगा ऑन हेल्थ डेफिनेटली उसका जो उस कंट्री के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो उतने बेहतर होंगे। जीएनपी हमने डिस्कस किया था, ये क्लियर है ना वर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में कि क्या मतलब होता है इसका? यस मैम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री प्रोड्यूस करती है ये उसका ओवरऑल ग्रॉस हम उसका निकालते हैं। दी पर कैपिटा फिर हम कहते हैं जी कि पर इंडिविजुअल आप उसे पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं। दी पर कैपिटा जीएनपी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जीएनपी एक इंडिकेटर है। बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है ये, इससे भी डिबेट है, लेकिन हम इसे यूज करते हैं। Economic progress is a major factor for reducing morbidity, mortality, fertility and increasing life expectancy. अब ये जितने फैक्टर्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं इन सबको अगर हम किसी भी आर्टिकल में रिलेट कर लें आपको यही फाइंडिंग मिलती है मोस्टली कि अगर इकोनॉमिकली आपकी कंट्री प्रोग्रेस करती है तो मॉर्बिडिटी भी आप कंट्रोल करते हैं, मॉर्टेलिटी रेट्स आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, फर्टिलिटी रेट्स कंट्रोल होते हैं और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। जब अवेयरनेस बेहतर है, एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है, फर्टिलिटी रेट्स कम हो जाते हैं, मॉर्बिडिटी कम है, मोर्टेलिटी कम है, तो फिर ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है
हम देखिए, अगर हम दो एंड्स आदत देखते तुमने हैं, आई थिंक एग्जैक्ट लास्ट मेरा टाइम ये छापा बात हुई मारा है। भी थी, दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। तुम पागल एक हो। तरफ तो हम ये कह रहे हैं ना कि जी अगर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि यू विल हैव पुअर हेल्थ, या इसमें ये इनडायरेक्टली कोई हमने इस बात तरह नहीं, से पता कह है दिया यहाँ पे ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है। समटाइम्स ऐसे नहीं भी होता, बहुत Because सारी मैम कंट्रीज में भी इकोनॉमिक होता, क्लास फैमिली में लेवल पे भी होता। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिटी इस तरह की बहुत हम्म, प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम हाई इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, दे हैव देयर ओन इश्यूज, इश्यूज चेंज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे। जो लो इकोनॉमिक स्टेटस से उनके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंट है। हेल्थ अगर प्रॉब्लम्स एज ए होंगे। कंट्री अगर हम देखें तो फिर हम कह सकते हैं अगर बजट में ज्यादा पोर्शन हेल्थ को दिया जाता है तो हाँ, फिर हेल्थ फिर कहा जा सकता है, फैसिलिटीज बेहतर हो सकती है। बेहतर हो सकती हैं, फैसिलिटीज बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आगे क्या होता है, मतलब उनकी यूटिलाइजेशन कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, वो कवरेज कितनी दे रहे हैं, दिस इज अनदर इशू। उसमें फिर डिफरेंट और डिटर्मिनेंट्स आएंगे। तो कंट्री लेवल पे हम कह सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि समटाइम्स ऐसी कंट्रीज भी हैं दैट आर स्पेंडिंग वेरी लेस जीएनपी ऑन हेल्थ, येट दे हैव वेरी गुड हेल्थ इंडिकेटर्स। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको क्यूबा की दी थी, इसके अलावा और भी होंगी बेशुमार। अगर हम क्यूबा और अमेरिका के हेल्थ सिस्टम को, आई थिंक आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे भी ये कंपैरिजन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि इनपुट अगर हम देखें तो उसमें बहुत डिफरेंस है। अमेरिका बहुत ज्यादा, यूएस का एक्सपेंडिचर देखें तो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्यूबा, लेकिन आउटकम या उनका आउटपुट अगर आप देखें वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता हमेशा। ठीक, इसमें आप जब फर्दर इसको डिटेल में रीड करेंगे आपको आइडिया होगा कि इसमें मैनेजमेंट किस तरह से आती है, इसमें जो आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, आपकी जो वर्क फोर्स है उसका, उसकी जो मोटिवेशन है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो किस तरह से एक इसमें फैक्टर हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो फिर फाइनली लीड करते हैं टूवर्ड्स बेटर हेल्थ। तो इसी तरह से हम फैमिली लेवल पे बात करें, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ में अगर हम देखें तो वी हैव ह्यूज गैप बिटवीन लो एंड हाई इकोनॉमिक स्टेटस। आपको गरीब लोग भी बहुत मिलते हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। ऐसे नहीं है, इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अलग अलग हैं, उनकी उनकी डायमेंशन अलग है, उनके डायनामिक्स अलग है उन इश्यूज के। जैसा अभी आप यहाँ पे कही थी कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हाई इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा है, उसके क्या रीजन है, क्यों ज्यादा है? मैम जिसके पास स्ट्रेसर्स तो हैं पैसा, मैम अगर जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अपना कंपटीशन, कंपटीशन, सेकंड थिंग समटाइम्स आइसोलेशन। ठीक, मोस्टली इस तरह से होता है कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब हर लेवल के प्रॉब्लम्स अपने हैं। अब जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की तो उसमें यही इशू आता है फिर कि अगर हमें कोई इंटरवेंशन प्लान करनी है तो वो हमें हर लेवल के लिए अलग करनी है। जो लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ आई थिंक इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, होगा उनका भी प्रॉब्लम होगा लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसे, क्योंकि उससे पहले जो बाकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनकी उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। बेसिकली हमें इंटरवेंशन उस एरिया के लिए अप्लाई करनी होती है। वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे और ऐसी कंटेजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ये इशू हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. Okay, so economic status determine purchasing power, yes, no doubt. Standard of living improve होता है, no doubt. Quality of life बेहतर हो सकती है, इसमें भी वैसे अलग डिबेट है। फैमिली साइज कंट्रोल होता है, टाइप ऑफ डिजीज, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो रिलेट करता है। वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं कि जी इम्प्रूव होता है पैसे से, ठीक है, एग्री, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अगेन बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं कि जो इन दोनों को, यानी इकोनॉमिक स्टेटस और क्वालिटी लाइफ का एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता समटाइम्स। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि उनके पास जो जितना होता है वो उसमें भी खुश होते हैं,
आपने वो टूल देखा है ना जो मैंने आपको कहा था WHO का क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड? हैव यू गॉन थ्रू दैट? यस मैम। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चनर हम डिफरेंट अगर टीयर से हम करवाएं, डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है आपकी, आप उसमें से सैंपल लें और वो फिल करवाएं। बहुत कम स्टडीज ऐसी हैं कि जो ये फाइंडिंग देती है आपको कि ये पी वैल्यू आपको देती है कि ये सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है टू द इकोनॉमिक स्टेटस। ज्यादातर ऐसे आता है कि हम ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब भी ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है या नहीं, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिसाइड्स योर इकोनॉमिक स्टेटस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Okay. Next is the political system as determinant of health. Political system take decisions about number one resource allocation. Yes, जितने भी resources हैं उसकी pooling कैसे करनी है, उसका allocation कैसे करना है, ये सब political system वो खुद सोचते हैं। इसी में फिर आता है कि जी हेल्थ जो आपका है सेक्टर, इसको आप कितना एलोकेट करते हैं। एलोकेशन इज वन थिंग एंड रिलीज ऑफ बजट इज अनदर थिंग। और दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान में आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि हेल्थ का जो सब्जेक्ट है, नो दिस इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब आपको फेडरल से जो भी बजट मिलता है वो फिर फर्दर डिफ्यूज होना होता है टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वो इसमें इतने सारे जो लेवल्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम देखें दिस सिस्टम इज वेरी सक्सेसफुल, जिसे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, यानी मैम आप ये जो प्रोविंशियल 18th लेवल का। अमेंडमेंट है मैम, 18th अमेंडमेंट का मतलब है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गई। प्रोविंशियल, बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा डिसीजंस ले सकती है जो भी हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जो स्टिल फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। ठीक है, आई थिंक मेडिसिन से रिलेटेड है, कुछ ऐसे हैं जिसमें ड्रैब भी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके जो डिसीजंस हैं रिलेटेड टू हेल्थ वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब उसमें देखिए उसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आता है कि इतने सारे लेवल्स पे जो पैसा आपने नीचे से नीचे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना है, बेहतर तो ये हम कहते हैं कि आप यूनियन काउंसिल लेवल तक लेके जाएं सिस्टम को। लेकिन जितने ज्यादा आप लेवल क्रिएट कर रहे हैं उतने ज्यादा आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं करप्शन के। आपके हर लेवल पे पैसा कहीं ना कहीं और यूज होता जा रहा है, और एट द एंड जो सिस्टम हमने बनाया था 18th अमेंडमेंट के बाद, उससे हमें अभी तक कोई इसमें भी बहुत सारी रिसर्च चीजें आप देख लें, आप खुद भी कंपेरिजन कर सकते हैं 18th अमेंडमेंट से पहले और बाद, ऐसा कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। तो उसमें रीजन फिर और भी है ना, उसमें हमारा ये जो फैक्टर है कि हम करप्शन करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होता सिस्टम, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन इश्यूज की वजह से होता है प्रॉब्लम। एनीवेज रिसोर्स एलोकेशन, यस, ये जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा आपकी कंट्री में ये उसी ने डिसाइड करना है। यूज ऑफ मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी, कितने आपको वर्कर्स चाहिए, डॉक्टर्स की कितनी पोस्ट क्रिएट करनी है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल से क्या काम लेना है, टेक्नोलॉजी कौन सी आपको चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, ये भी सब पॉलिटिकल सिस्टम आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डिजाइन ऑफ हेल्थ सिस्टम्स, आपका हेल्थ सिस्टम्स हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और वो नेटवर्क बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट्स का है दैट यू कैन सी इन ब्रैकेट। नंबर वन योर गवर्नेंस, अब गवर्नेंस में नंबर वन आपकी गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका जो भी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल जो है ये अलग से रेगुलेट होता है, टर्शरी लेवल जो है ये अलग से रेगुलेट होता है, इसकी लाइन सेपरेट है। जो भी प्रोविंशियल आपका होगा चीफ वो करेगा इसको कंट्रोल, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए डिफरेंट है। ये गवर्नेंस सेक्टर हो गया। फिर उसके बाद जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपनी गवर्नेंस है, अपनी स्टीवर्डशिप है। तो हेल्थ सिस्टम में नंबर वन इज द गवर्नेंस, नेक्स्ट इज योर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो भी डाटा आप जनरेट कर रहे हैं या जो आपके पास डाटा आता है थ्रू योर पेशेंट्स, तो उस डाटा को आप कैसे स्टोर करते हैं, सिर्फ स्टोर कर रहे हैं या आप उसको फर्दर यूज भी करते हैं, यूज किस तरह से कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन से या विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं उससे आप कम्युनिकेट। सो दिस इज हेल्थ इंफॉर्मेशन। मेडिसिन एंड सप्लाईज भी इसी का ही पार्ट है, लॉजिस्टिक्स, यस। आप रेफरल करते हैं, अगर जैसा हम कहते हैं जी के रूरल हेल्थ सेंटर में आप रेफरल सिस्टम है ना, आप उसको आगे रेफर कर सकते हैं वहां से पेशेंट को। आप वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। हेल्थ वर्कफोर्स, जितनी भी हेल्थ वर्कफोर्स में
डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, जितने भी जो भी आप इसमें लेवल लेके आ जाए, उनका नंबर कितना होगा, पोस्ट कितनी क्रिएट करनी है, सैलरीज कितनी होंगी. So design of health systems, again, yes, it is regulated by your political system. Point clear हो गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next is degree to which healthcare should be accessible and affordable. आपने हेल्थ केयर जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रही है, वो एक्सेसिबल कितनी बनानी है, किस हद तक बनानी है, किस तरह बनानी है. सेकंड थिंग, उनको अफोर्डेबल कितना बनाना है. क्या आप उसको फुली मतलब 100% कवरेज देके कर रहे हैं कि पेशेंट का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो ही ना. क्या आपका जो बजट है या जो आपका अपना फाइनेंस है वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है कि आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने ना दें पेशेंट्स का, या किस हद तक आप स्पेंड कर सकते हैं और किस हद तक कितना परसेंटेज जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा पेशेंट का. ये सब चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करती है. परसेंटेज ऑफ GNP और GDP स्पेंट ऑन हेल्थ एटलीस्ट 5% इतना होना चाहिए. ये बाय डेफिनेशन है. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही होगा, इससे आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए. ये पाकिस्तान का बहुत कम है, 1 to 2%. समटाइम्स कुछ रिपोर्ट्स में 3% मेंशन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज बिटवीन 1 to 2%. So yes, political system is a huge determinant of health, especially for developing countries. मैम ये जो डिफरेंट एनजीओज के साथ पार्टनरशिप्स होती है और डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी ये पॉलिटिकली सिस्टम्स आप पॉलिटिकल सिस्टम आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. यस, डेफिनेटली. अगर आप पास में देखें, आप अगर पाकिस्तान के डिफरेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डिफरेंट एनजीओज की कोलैबोरेशन की आपकी गवर्नमेंट के साथ. क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो समटाइम्स अकेले कुछ नहीं कर सकती. उससे फंडिंग चाहिए होती है, फाइनेंस चाहिए उसको, कुछ ऐसे लोग चाहिए कि जिसको हम थिंक टैंक्स कहते हैं, तो ऐसी सोच वाले लोग चाहिए कि जो कुछ काम कर सके, जो मे बी आपकी गवर्नमेंट के पास नहीं है. तो यस, दे नीड कोलैबोरेशन थ्रू डिफरेंट एनजीओज. वो इंटरनेशनल एनजीओज भी हो सकती हैं. Okay, next, health services. Health services cover a wide spectrum of personal and community services for prevention, treatment of disease and promotion of health. यानी आप health services का जो वर्ड सुनते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे, आप क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे काम करेंगे, और थर्ड आपके पास आ जाएगा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जिसमें आप कहते हैं कि जी हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे भी काम करेंगे. हम साथ साथ लोगों को अवेयरनेस, यानी ये एक सेपरेट डायमेंशन, एक सेपरेट स्ट्रीम है जो रन करती है, जिसमें आपने हेल्थ प्रमोशन, जो अच्छी हैबिट्स हैं हेल्थ की, आपने उन्हें किस तरह से अपनी कम्युनिटी में लेके आना है. और ये हमेशा ग्रेजुअल होता है. कोई भी चेंज या बेशक बात अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ को एब्जॉर्ब कराना कम्युनिटी में, इट टेक्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. अगर आप ये प्लान करके कोई इंटरवेंशन करते हैं जी कि हम विद इन 1 month और 1 year में हम कर लेंगे, लोगों को बदल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है. ये याद रखें, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी हेट्रोजेनस है कि हर एस्पेक्ट्स पे, हर एक पॉइंट पे आपको बहुत सारे लोगों को एक ही बात मुख्तलिफ तरीके से समझानी होगी. सो यस, इट टेक्स टाइम. ये बहुत सब्र से करना होता है. It also depends on distribution of these services for population. अब इसमें preventive services, curative services, health promotive services, इसकी distribution आप कैसे करते हैं? इसकी distribution basically इसी तरह है कि हम कहते हैं जी कि primary structure किस तरह से design होगा. गांव की हद तक अगर हमने सर्विसेज देनी है तो वो कौन सी होंगी, स्पेशलाइज केयर होगी या वो बेसिक केयर होगी. शहर में हमने देखना है कि कहाँ पे हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए, किधर डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कौन सी डिजीज़ है, उसके मुताबिक आपको वैसे हॉस्पिटल डिज़ाइन करना है. तो हेल्थ सर्विसेज के लिए भी अगेन फिर डिपेंड, सिर्फ इतना नहीं है कि हेल्थ सर्विसेज में क्या कुछ आ रहा है, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं. ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The most thing we expect from health services is just a better care. हेल्थ सर्विसेज मतलब ये है कि अगर आपने एक छोटा क्लिनिक भी अगर बनाया है ना,
आपने उसमें जो भी एक्सपेंडिचर की है, आप उसमें डॉक्टर लेके आएँगे या बाकी सब स्टाफ लेके आएँगे। मेन जो आउटकम उसका होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटपुट। आउटपुट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आउटपुट तो ये है ना कि एक दिन में कितने पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे, कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लोग वहाँ से खुश होके जा रहे हैं या नहीं जा रहे, डॉक्टर वहाँ पे बैठने के लिए राज़ी है या नहीं, ये तो आउटपुट है। आउटकम बेसिकली क्या है जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। तो हेल्थ सर्विसेज किसी भी लेवल पे हो, बेशक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, आउटकम आपने ये देखना है कि आर यू प्रोवाइडिंग बेटर केयर थ्रू योर सर्विसेज। और अगर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, यानी उस हॉस्पिटल से पहले और बाद में ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा किसी भी तरह से, यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही, आपने ऐसी जगह पे बना दिया उसको, लॉजिस्टिक्स का इशू है या कोई टाइम इशू इस तरह से है, या उसमें सर्विसेज आपने ऐसी दी हैं कि जो उस कम्युनिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर वो वेस्ट है आपके रिसोर्सेज का। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, इस स्लाइड पे बेसिकली है जी जेंडर एंड अदर डिटर्मिनेंट्स। जेंडर की भी हम बात आपने होपफुली एसपीएच में भी कवर किया होगा, इसको किया है या नहीं किया? किया होगा वैसे तो, हो सकता। यस मैम, कर लिया। यस मैम, यस मैम। है ना, जेंडर जेंडर क्या कहना चाहिए, मेन डिटर्मिनेंट है हेल्थ के लिए। अब ओवरऑल ग्लोबली एक फैक्ट है कि जी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको आप किसी भी पॉपुलेशन में कर ले मेजर, फीमेल की हमेशा, फीमेल्स के लिए ये लेवल हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, और ये स्टैटिस्टिकली हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली हायर होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि यस, जेंडर एक है डिटर्मिनेंट। इसके अलावा और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऐसे हैं कि जो फीमेल्स को ज़्यादा फेस करने हैं, कुछ इस तरह से होंगे कि यस डेफिनेटली वो जो मेल जेंडर है उससे ज़्यादा फेस करना है। तो बहुत सारी डिजीजेस या बहुत सारे क्या कहना चाहिए हेल्थ इश्यूज इस तरह से हैं कि वो डिटरमाइन ही आपके जेनेटिकली थ्रू योर जेंडर हो रहे होते हैं। ठीक है, खैर इस पे तो बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है, इस पे तो बुक्स हैं, तो आपने काफी हद तक एसबीएस में कवर किया होगा। जेंडर एंड अदर डिटर्मिनेंट्स। जी जी, सॉरी आई कांट हियर यू। किसी ने कुछ पूछा है या वैसे डिस्टॉर्शन? ओके, व्हाट आर प्लीज माइक ऑफ कर दें, प्लीज माइक ऑफ। ये भी सही है, मैं सोचो मिलूंगी इसके साथ, इसको साथ ले जाऊंगी। ये अरुष प्लीज इन्हें इन्फॉर्म कर दें। ओके मैम, इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। What are achievements and challenges for public health? Achievements हमने एक लेक्चर में कवर की थी, आप वहाँ से भी इसको दोबारा से ले सकते हैं। Challenges क्या हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ के, आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अब जैसा आप लोग MSPH कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बनेंगे ना, आपका बेसिक एरिया जो भी है वो तो खैर साथ रहेगा हमेशा। मैम ये जो अवेयरनेस है वो के चैलेंजेस, मैम अवेयरनेस क्रिएट करने के चैलेंजेस अवेयरनेस। पाकिस्तानी नेशन बेसिकली इट इज अ स्टबर्न नेशन, ठीक है, और एक तो स्टबर्ननेस होती है ना कि किसी सही बात पे, ये स्टबर्न होते हैं उन बातों पे कि जो ठीक भी नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टबर्ननेस है इसके साथ लड़ना, ये आपके लिए चैलेंज होगा। और इसके अलावा बोले मैम, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं। बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ के लिए क्या चैलेंज है, मैं ये पूछ रही हूँ। एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जब काम करेगा तो क्या चैलेंज उसे फेस करने होंगे पॉसिबली, आपके ज़हन में क्या आता है जब आप फील्ड में कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसमें ज़बान का बहुत आ जाता है प्रॉब्लम। उर्दू सब नहीं समझते, पंजाबी भी सब नहीं समझते, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। बिल्कुल, कम्युनिटी में आप काम करते हैं तो ये जो होता है ना कि आपने अपना जो मैसेज देना है, कई दफ़ा तो आपको पूरे पूरे दिन इसी में निकल जाते हैं कि आपने अपनी बात समझानी कैसे, कि आप करना क्या चाहते हैं। और इसके अलावा मैम फिर कुछ सुपरस्टिशंस ऐसी हैं हमारे पाकिस्तान में, उस वजह से भी काफी इश्यूज हैं लोगों के हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ये कुछ सुपरस्टिशन जैसा की मिथ्स ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में
कि लोग उस पर इतना फर्मली बिलीव करते हैं कि आप उन्हें हटा नहीं सकते उस बात से कभी भी, और वो उस पर पूरी दलाइल और पूरी एविडेंस के साथ बात करते हैं। यस मैम, और समटाइम्स आपको ऐसे फील होगा रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जेंडर से रिलेटेड जो बैरियर्स आते हैं, अब जिस तरह अगर आपने फीमेल से रिलेटेड कोई अगर प्रोजेक्ट या अगर आपका थीसिस है कोई, लेट्स से आपने प्लान किया है किसी भी रूरल एरिया में आपने कोई थीसिस करना है और उसमें आपने फीमेल कम्युनिटी को अप्रोच करना है, अब ये डिपेंड करता है कि उस गांव में किस हद तक आप कर सकते हैं अप्रोच। ज्यादातर ऐसे होगा कि ये बहुत मुश्किल काम होगा उनसे डाटा लेना, बिकॉज मैम दे बेसिकली वो ये फील करते हैं कि आप जो है मर्दों के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, यू ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हाँ बिल्कुल। मैम आई डोंट नो व्हाई इज दैट बिलीव इन देम, मगर उनको बस और यही होता है हमारे एरिया लगते हैं तो हमारे घर बेटे नहीं पैदा होंगे, औरतों के पास जाएं तो आप इनको इनके कल्चर से दूर लेके जा रहे हैं। सो मैम आई थिंक ये शायद एम्बेड हो गया हमारे कल्चर में इस तरह से। बिल्कुल, और उन्होंने मेरे ख्याल में फीमेल को शायद इस तरह से समझाया होता है कि समटाइम आप बेसिक यूनिट्स में भी जब जाए ना, अब जब मेरा जो रिसर्च वर्क था बीएचयूज में क्या होता है कि जी मोस्टली फीमेल ही होती है ना, वहाँ पे बहुत कम इस तरह से आते हैं जो मेल पेशेंट हो, अब फीमेल्स ही हैं, और बीइंग फीमेल मैं ये सोच रही थी कि मैं इजीली अप्रोच कर सकती हूँ, मैं आराम से उनसे डाटा ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे भी डाटा लेना उनसे एक समझने के अच्छा खासा काम था। वो एक ऐसी फीमेल को डाटा देना भी पसंद नहीं करती है कि जो जिसका अटायर या क्या कहना चाहिए कि उनको देख के ऐसे फील हो ये पता नहीं कहाँ से आई है, वो डर जाती हैं। इम्पॉसिबल है कि वो आपको कुछ बताएं, इम्पॉसिबल। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स के थ्रू जाना पड़ता है उनसे बात करने के लिए मैम, ग्रुप्स बिकॉज़ के वो थ्रू आपको जाना अपने पड़ता है बिल्कुल, पार्ट या फिर वहाँ पे समझनी। जो मेडिकल ऑफिसर यस यस कोई ऐसा हो कि जो जिनकी वो बात सुनती हो, उसके थ्रू हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता कभी भी। अदरवाइज ये है कि हाँ शायद कोई एक दो उसमें पढ़ी जो होती हैं, पढ़ी लिखी जो कुछ थोड़ा बहुत, तो वो आपको फिर भी कुछ डाटा दे देंगी, वरना बाकी सब जो वो सिर्फ आपको देखेंगी बस, और बस फिर देखती रहेंगी और फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी आपको। एनीवेज, तो खैर ये तो आप लोग जो प्रैक्टिकल फील्ड में हैं ऑलरेडी उन्हें तो ये सब बातें बताऊंगी, जो आएंगे इस डिग्री के बाद वो भी रियलाइज करेंगे कि क्लासरूम में ये सब बातें करना, ये सब डिटर्मिनेंट्स पढ़ना या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इंटरवेंशन हम कैसे प्लान कर सकते हैं क्लासरूम में, इट सीम्स वेरी इजी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको करने निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीजें कितनी मुश्किल मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो कम्युनिकेशन है ना बहुत ज्यादा, इसमें एफर्ट्स पेशेंट लेवल आपको चाहिए मैम, बहुत यू ज्यादा नो अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करना और किस तरह आप कम्युनिकेट करें, किस लेवल तक आपको जाना पड़ता है मैम डेटा कलेक्शन या किसी भी पोलियो एरेडिकेशन के लिए। बिल्कुल, मतलब आपको ईयर्स लग जाते हैं तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये इतना परसेंट, मे बी 5 to 10% इतना चेंज आया है आपकी कम्युनिटी में। ठीक, ओके, चले अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तकिया परवेज कौन है? तकिया परवेज, जी मैम। नहीं आपका मैसेज था ना, मुझे समझ नहीं आया। मैम आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला, वो बताएं तो सही। मैम वो जो आपने चैलेंजेस का पूछा था ना, तो उसका अच्छा 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 जी बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल हम वही बात कर रहे थे, डाटा जो लेना यानी डाटा कलेक्शन है ये। अभी तो जैसा देखिए हम बात, अब फिलहाल तो आप लोग क्वांटिटेटिवली सोच रहे हैं डाटा लेना है, यानी आपने क्वेश्चन डिजाइन कर लिया है और वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों ने मार्क कर दिया, ये तो चले फिर इजी है। डिजाइन करनी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपने इंटरव्यू लेने हैं, और वो इंटरव्यू भी बेसिकली किस तरह से है कि जिसमें आप कोई प्री डिसाइडेड क्वेश्चन नहीं है, आपने किसी भी एस्पेक्ट को स्क्रीन करना है अपने रिस्पोंडेंट्स में से। अब वो कोई भी सेंसिटिव इशू होता है, मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट सेंसिटिव इश्यूज के लिए होती हैं, तो वो करना, वो उसमें अगर आप डाटा कलेक्शन करें पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ज़्यादातर फिर लोग जो इसकी वैलिडिटी, इसकी रिलायबिलिटी, इसके इश्यूज बहुत आते हैं इन स्टडी में।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर हो गया शेयर आपके साथ? Yes, नजर आ Yes, रहा ma'am. yes, है? ओके, सो दिस इज अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर। इससे रिलेटेड जो आपने सबमिट करानी है कल असाइनमेंट, वो भी इसी से रिलेटेड ही है। बेसिकली फाउंडेशंस इन पब्लिक हेल्थ, ये हमने इसमें देखना होता है कि बेसिक्स क्या है पब्लिक हेल्थ के। और पब्लिक हेल्थ के जो बेसिक्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के बगैर अगर हम देखें तो वो इम्पॉसिबल है इसको समझना, पब्लिक हेल्थ को, क्योंकि पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे काम करता है और आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है एंड टू सम एक्सटेंट योर सेकेंडरी लेवल एज वेल, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो आप डिजाइन करते हैं ये बेसिकली प्रिवेंटिव लेवल के लिए होते हैं। क्यूरेटिव भी आता है इसमें, लेकिन बेसिक जिस चीज़ के इसको हमने डिज़ाइन किया था, जो एलमेटर डिक्लेरेशन थी, ठीक है, वो ये वाला लेक्चर भी हमारा रहता है जो हिस्ट्री का था, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको सेंड करूंगी रीड करने के लिए। तो अब एलमेटर डिक्लेरेशन जो था वो बेसिकली यही था ना कि किस तरह से आपने हेल्थ फॉर ऑल प्रमोट करना है। हेल्थ शुड बी फॉर ऑल, हेल्थ शुड नॉट बी अ कमोडिटी दैट एनीवन कैन बाय। ये ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे हम हमारे मुल्क में है कि अगर कोई अमीर है तो हमारे जहन में यही आता ना कि ये तो इलाज करा लेगा, ये तो सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब है इसका मतलब ये इलाज नहीं करा सकता, इसका मतलब कि उसे मरना है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल ये अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था इन 1980s। और 1980s में ही पाकिस्तान में ये सारा स्ट्रक्चर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर, ये डेवलप होना शुरू हुए थे। और इसके लिए वी गॉट ह्यूज फंडिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें, सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स देख लें आप, रूरल हेल्थ सेंटर देख लें, बिल्डिंग वाइज देखें अगर तो वो परफेक्ट है। अब बिल्डिंग वाइज मतलब उसकी रेनोवेशन नहीं हुई है, उसको खराब कर दिया, अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसकी स्पेस देखें और उसकी डिजाइनिंग सारी देखें तो वो परफेक्ट है, जैसे क्लिनिक होना चाहिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर शुरू ही इस बात से हुआ था कि हम प्रमोट करना चाहते हैं हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो इसीलिए इस पे मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज किया। आर्टिकल भी मैंने आपको कहा इससे रिलेटेड सर्च करें, उसमें आपने पॉइंट सर्च करने हैं। इसके अलावा ये आज का जो लेक्चर है ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करें फिर? Yes, ma'am. yes, Okay, ma'am. so primary health care, a way to reduce health inequity। यहाँ पे हेल्थ इनइक्वालिटी की बात नहीं की, वो ये हेल्थ इनइक्विटी, यानी जिसको जितनी जरूरत है अगर उसको उतना भी नहीं मिल रहा तो ये वाकई नाइंसाफी है। एक तो है ना, हम इनइक्वालिटी, हमने इनइक्वालिटी खत्म करनी है, मतलब हम इक्वालिटी चाहते हैं, सबको बराबर मिले। हम ये नहीं चाहते। पब्लिक है बेसिकली सिर्फ इतना चाहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू हेल्थ उसको उतना जरूर मिले। तो यस, इट इज अ वे टू रिड्यूस हेल्थ इनइक्विटी। और अगर हम ये रिड्यूस नहीं कर सकते हेल्थ इनइक्विटी जो हमारी सोसाइटी में अभी तक है, तो इसका मतलब कि ये वी आर टूवर्ड्स इनजस्टिस, हम उस चीज को सही समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे, अच्छा यहाँ पे एक तो ये रिपोर्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर नाउ मोर देन एवर, ये WHO की रिपोर्ट है, मुझे ईयर भूल गया इसका, ये आपने नेट पे सर्च करना है इसको, ठीक है। ये अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है ये रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ता इस तरह से। आपने इसकी जो एग्जेक्टिव समरी है ना वो रीड करनी है फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रही कोई असाइनमेंट है, लेकिन आपने जो पेपर सॉल्व करना है कोई भी किसी भी कोर्स का, सवाए एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि वो अलग है। SBH अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, FPH का करना है, इवन DPD का करना है, आपको बहुत सारी बातें इस तरह की रिपोर्ट से मिल जाती हैं। WHO की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं MSPH में इस डिग्री के लिए। इसमें से एक ये रिपोर्ट है जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि चले सारी ना सही लेकिन उसकी एग्जेक्टिव समरी जरूर रीड करें, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके जी, ठीक है, एक तो ये काम हो गया आपके पास। नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर, द एक्सटेंट ऑफ हेल्थ इनइक्विटीज स्टेम फ्रॉम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज। जो हेल्थ इनइक्विटीज आती हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी कम्युनिटी में, बेसिकली स्टार्ट होती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कब स्टार्ट होती है कि जब आपके पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल होती है।
या ये कहना चाहिए कि उसमें इंसाफ नहीं होता। एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको दिन के शायद 500 1000 इतने मिलेंगे, ठीक है। एक ऐसा है कि जिसको बैठे उठाए बहुत कुछ मिल रहा है। ये चीजें जो है ये लीड करती हैं टुवर्ड्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ हद तक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन